सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों उत्तराखंड में एक 19 साल की युवती की हत्या का मामला जो बताया जा रहा है कि उसकी हत्या करके फेंक दिया गया था, वो मामला बहुत गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है कि वो ये दिखाए कि भाई वो इस मामले को लेकर संवेदनशील है, और विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर कोई अवसर चूकना नहीं चाहता है कि उसने इस मामले में कोई हीला हवाली करी। और उसके साथ साथ जो अन्य तमाम जो संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन हैं या अन्य छोटे राजनीतिक दल हैं, कोई भी अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अपने आप को पीछे नहीं दिखाना चाह रहा है। और ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में कितने महिलाओं के प्रति संवेदनशील लोग हैं, बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति कितना संवेदनशील ये राज्य है कि राज्य सरकार ने आनन फानन में उस रिसोर्ट को ही तोड़ दिया, जबकि रिसोर्ट एक भवन है, एक बिल्डिंग है। रिसोर्ट का इसमें कोई दोष नहीं हो सकता, कि दोष होगा व्यक्ति का होगा, जिन लोगों ने उसके साथ गलत कृत्य किया या गलत कृत्य करना चाह रहे थे, या उस ऐसी परिस्थितियां बनी कि उससे जान से हाथ धोना पड़ा। दोषी व्यक्ति होंगे, कोई बिल्डिंग दोषी नहीं होती है। लेकिन राज्य सरकार ने आनन फानन में उस बिल्डिंग को ही तोड़ दिया गया, उस रिसोर्ट को तोड़ दिया, जबकि आज ये चीज़ें भी आ रही हैं कि और ये हकीकत भी है कि कॉज ऑफ एक्शन जहाँ एराइज हुआ, जिस जगह पर अपराध कृत्य कारित किया जाता था, उस जगह को ही आपने अगर तोड़ दिया तो सबूत अब कहाँ से मिलेंगे। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि राज्य सरकार भी कितनी जल्दबाजी में थी, या कितना जनता को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए की घोषणा भी उस परिवार के लिए कर दी है। तमाम मंत्री लोग, नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष, सभी उसमें जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे पर इतने संवेदनशील हैं कि वो मीडिया में भी खुलकर अपने बयान दे रहे हैं, बाइट्स दे रहे हैं। ये अलग बात है कि अन्य हत्याकांडों पर उन्होंने अभी तक चुप्पी साधी रखी। इसी सितंबर महीने में अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति, एक सामाजिक नेता जो 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, उसकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई। उसके शरीर में 27-28 चोटों के निशान आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी 4-5 हड्डियां टूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने उस मुद्दे को कोई हत्या नहीं माना, या उस पर कोई अपनी राय व्यक्त करना उचित नहीं समझा, या उन्हें लगा कि चलिए ये लोग तो अनुसूचित जातियों के लोग हैं, ये मरते रहते हैं, इनकी हत्याएं हो जाएं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी तरीके से टिहरी में भी इसी सितंबर महीने में एक घटना और हुई थी कि 16 साल की एक नाबालिग अनुसूचित जाति की बच्ची का बलात्कार किया गया था, जिसमें 4 बच्चों का पिता था, उसने ये कृत्य को अंजाम दिया था। उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, या हमारे सत्ता पक्ष ने, या विरोधी दल के जो विपक्षी दल के जो प्रमुख नेता हैं, संगठन हैं, उन्होंने कोई खास बयानबाजी करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भाई अनुसूचित जातियों के लोग तो ये, या शोषित तबकों के लोग तो अत्याचार सहने या उत्पीड़न सहने के लिए ही बने हैं, क्योंकि इनका अत्याचार या उत्पीड़न करके ही तो हम अन्य जो लोग हैं ऊंचे कहलाते हैं। उनकी श्रेष्ठता इसी पर टिकी रहती है कि जब इनके ऊपर जुल्म ढाएंगे, इनके ऊपर अत्याचार होंगे, तभी तो बड़ा बड़ा बना रहेगा, छोटा छोटा बना रहेगा। तो बड़ा जो व्यक्ति होता है वो छोटे के साथ उत्पीड़न में या अत्याचार में उसे बहुत ज़्यादा बोलना ठीक भी नहीं लगता, और वो बोलना भी नहीं चाहता, उसकी कॉन्शियस भी उसे अलाउ नहीं करती। शायद यही हमारी सत्ता के पक्ष सत्ता के विधायकों का भी रहा होगा, मुख्यमंत्री जी का भी रहा होगा, कि जिन्होंने जगदीश हत्याकांड हो या टिहरी की जो नाबालिग बच्ची का रेप का मामला हो, उसमें उसके साथ साथ हर्रावाला में इसी सितंबर महीने में एक मामला आया था, अगस्त लास्ट का मामला था, जिसमें हर्रावाला में 5-6 महीने पहले ज़मीनी विवाद को लेकर अनुसूचित जाति की ही एक
बच्ची को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया था, जिसका 6 महीने से इलाज चल रहा था। आखिरकार उसने दम तोड़ दिया था, आखिरकार उसकी मौत हो गई थी इलाज के दौरान। तो उस मामले में भी उसके परिजनों ने भी शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया, बहुत वो किया। इसमें न्याय होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने तो उस समय जो कंप्लेंट दी थी, जो शिकायत दी थी जब मारपीट की जिन लोगों के खिलाफ़ कि इन्होंने हमारी बच्ची के साथ मारपीट करी और जानलेवा हमला किया, उसे अगर देखा जाए हत्या का प्रयास का मामला बनना चाहिए था। 307 उस पर लगनी चाहिए थी और तमाम धाराएं लगनी चाहिए थी और वो लोग गिरफ्तार होने चाहिए थे। लेकिन 5-6 महीने से तो वो गिरफ्तार नहीं हुए। और उसके बाद जब युवती की, उस बच्ची की मौत हो गई, उसके बाद भी उस मामले पे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने या सत्ता के प्रमुख जो लोग हैं, जो उन लोगों ने कोई बयान देना जरूरी नहीं समझा, या विपक्ष का जो प्रमुख विपक्षी दल है उसने, अन्य पार्टियों ने, उसको भी उसके परिजनों ने, कुछ लोगों ने, कुछ सामाजिक संगठनों ने मिलकर उस लड़ाई को लड़ा, उसमें भी चीखे पुकारे। तो लेकिन चलिए, फिर भी हम कहते हैं कि कहीं तो आपका दिल पसीजा। अंकिता भंडारी जो एक बच्ची के साथ, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा इस उत्तराखंड में, आप उसी को लेकर सामने आए, उसको लेकर ही आप संवेदनशील, आपका दिल पसीज गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर एक जो बात कहने की है कि क्या उत्तराखंड में आज तक इससे पहले महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं नहीं घटी, और अगर घटी तो क्या उन पर वास्तव में न्याय हुआ, या कुछ समय खूब शोर शराबा हुआ, कुछ समय खूब हो हल्ला हुआ, सब ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली, सत्ता ने भी वाहवाही लूट ली, विपक्षियों ने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली, उसके परिवार, पीड़ित परिवार के पास सभी ने जाकर अपनी सहानुभूति जताने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद अगर वास्तव में दोषियों को दंड नहीं मिला, पीड़ित पक्ष को न्याय मिला, तो ये घटनाएं ज्यों की त्यों जारी रहती हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड की राजनीति में 2002 से 2007 तक जो सत्ता रही, उस समय कितना महिलाओं के उत्पीड़न का मामला सामने आया, बहुत बड़े बड़े, जिसमें खुद मंत्रियों के नाम सामने आए कि कई मंत्री जो थे, कैबिनेट मंत्रियों के तक नाम सामने आए। उन मामलों का आज तक क्या हुआ, वो जांचें कहाँ हैं, उनमें किनको दंड मिला, कौन दोषी ठहराया गया। उसके बाद यहाँ तक कि हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री जब राज्यपाल थे एक राज्य में, देश के ही, तो वहाँ पर उनके विरुद्ध बिल्कुल यौन उत्पीड़न का, महिलाओं के शोषण का मामला आया। और 2002 से 2007 की सत्ता में भी ये किससे छिपा हुआ है कि महिलाओं के साथ क्या क्या उत्तराखंड में नहीं हुआ, और क्या उस समय परंपरा बन गई थी, क्या चलन चल रहा था यहाँ पर, ये यहाँ किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो भी पुराने जो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, हम समाज को भी धोखा देते हैं, हमारी सत्ता भी धोखा देती है, हमारे सामाजिक राजनीतिक संगठन भी धोखा देते हैं कि जब भी कोई मामला होता है तो उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा उसे तूल देते हैं, या कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा शोर शराबा, उसके बाद यही इस समय इस कांड में भी आप देखेंगे हुआ है कि जिस तरीके से केवल इसको एक व्यक्ति पर केंद्रित कहानी बनाया जा रहा है कि केवल वो जो रिसोर्ट का मालिक था वो अपराधी था, और वो ये, अगर वो रिसोर्ट का मालिक अपने आप में अपराधी है, उसे जो दंड मिलना चाहिए, जो कानून है कठोर से कठोर, क्योंकि एक व्यक्ति की ज़िंदगी चली जाती है जिसके पूरे सपने थे, अरमान थे, वो बहुत कुछ अपने जीवन में करना चाहती होगी, लेकिन उसके सारे अरमान ध्वस्त हो गए, उसका जीवन, अपना जीवन नहीं जी पाई एक बच्ची, उसे दंडित। लेकिन सवाल ये, इसमें 2 और आरोपी भी आ रहे हैं, वो आरोपी इसमें कैसे शामिल रहे, ये इसलिए ये बड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है कि केवल एक और आप घटनाक्रम को मोड़कर कि एक रिसोर्ट पर ठीकरा फोड़कर उसे तोड़ देंगे, या एक रिसोर्ट के जो मालिक का जो बेटा है उसको आप आरोपी बना के वो कर देंगे, ये इससे हमें निकलना पड़ेगा, इसकी गहराई को समझना पड़ेगा कि वास्तव में महिलाओं के प्रति हमारा नज़रिया क्या है, बालिकाओं के प्रति हमारी आज तक भी सोच कैसी है, हम उनको कितना सम्मान देते हैं, कितना
आदर देते हैं, कितना अपने बराबर स्वीकार करते हैं, कितना उनके जीने के अधिकार को, उनके आगे बढ़ने के अधिकार को स्वीकार करते हैं, ये पूरा सामाजिक मानसिकता पर निर्भर है। कि ये भी आ रहा कि किसी वीआईपी को सेवाएं देने के लिए उस बच्ची को बाध्य किया जा रहा था। तो ये कितना विभत्स है कि एक मनुष्य का जीवन दूसरे मनुष्य के लिए उसने जीवन लिया है, कि किसी व्यक्ति को सुख देने के लिए मात्र वो अपने जीवन को या वो अपनी इच्छाओं के विपरीत जाकर अपना समर्पण करे या अपनी इच्छाओं के विरुद्ध काम करे, ये केवल उसके एक आर्थिक कारणों से। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये पहला वाकया है? क्या उत्तराखंड में किसी भी रिसोर्ट में, किसी भी होटल में आज तक महिलाओं के इस तरीके के मामले, दर्जनों मामले ऐसे आते हैं जहां पर सेक्स रैकेट्स का भंडाफोड़ होता है, जिसमें असंख्य मामले, ये 20-22 सालों में उत्तराखंड के अगर मसले पे देखे जाएं, असंख्य मामले ऐसे हैं जिसमें कई शहरों में छापेमारी हुई है, कई होटलों में छापेमारी हुई, कई रिसोर्टों में छापेमारी हुई, वहाँ पर लोग अवैध कृत्य करते हुए पाए गए। लेकिन उन सब का क्या हुआ? उसके बाद उसमें जो दोषी थे या जो रसूखदार लोग होते हैं, उनका क्या होता है? तो साथियों, अगर इसी तरीके का हमारा रवैया रहेगा तो हम लोग किसी भी घटनाक्रम पर बोलेंगे, कुछ दिनों बहुत ज़्यादा वो होगा, फिर कोई नई घटना घट जाएगी, फिर हम लोगों का ध्यान उस पर चला जाएगा, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। वास्तव में हम अंकिता को न्याय दिलाना चाहते हैं तो हमें या हमारी सत्ता को इतना अमानवीय नहीं होना चाहिए, इतना जातिवादी नहीं होना चाहिए, या इतना पक्षपाती नहीं होना चाहिए कि हम एक बच्ची को तो न्याय दिलाने के लिए अपने सारे हाथ खोलें, लेकिन दूसरी बच्ची का उत्पीड़न हमें उत्पीड़न नज़र ना आए। एक की हत्या हमें हत्या लगे और दूसरे की हत्या को हम उसके बारे में सुनना भी न चाहें, सुनने में भी हमें तकलीफ़ हो। तो अगर ऐसे दोहरे मानदंड हमारे सत्ता अपनाएगी या हमारा विपक्ष अपनाएगा या प्रमुख राजनीतिक दल अपनाएंगे, तो आप अपराध पर कभी भी रोकथाम या लगाम नहीं लगा सकते। ये ठीक है कि भाई अभी एक और इसी मामले में बयान सामने आया, एक जो सत्ता पक्ष का ही जो सहयोगी संगठन है, उसके एक व्यक्ति ने कितना विभत्स बयान उस बच्ची के पिता और उसके परिवार को लेकर दिया। लेकिन उसमें क्या होएगा, कितनी कार्रवाई हो जाएगी उस व्यक्ति के खिलाफ? कल ये जानकारी में आ रहा है कि उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अब देखना ये है कि हमारी सत्ता कितनी ईमानदारी से इस पूरे मामले में न्याय करती है। और हम तो ये उम्मीद करेंगे, करना सत्ता को है, करना सरकार को है, करना मुख्यमंत्री जी को है, क्योंकि उनके पास अभी बहुमत है, वो सत्ता में है, वो जो चाहेंगे वो होगा, जिस मामले में चाहेंगे पैरवी होगी, जिस मामले में चाहेंगे ढिलाई बरत दी जाएगी, जिसमें चाहेंगे कानून अपना काम निष्पक्ष ढंग से कर लेगा, जिसमें नहीं चाहेंगे नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये छोटा सा राज्य है और जो सत्तारूढ़ पार्टी है और जो विपक्षी दल है, वो लोग इस उत्तराखंड में घटित होने वाले हर हत्याकांड के प्रति ऐसा संवेदनशील रवैया, नज़रिया अपनाएंगे और हर हत्यारे को हत्यारा समझेंगे और हर पीड़ित को उत्तराखंड का ही नागरिक या अपने देश का नागरिक समझकर व्यवहार करेंगे। ऐसा हमें उम्मीद है कि वो जो चंपावत में जो एक टेलर मास्टर था, उसको बारात में साथ बैठकर खाने पर मार दिया गया था, उस मामले में भी न्याय दिलाएंगे। वो डीडी हाट में चुनाव को लेकर हुए विवाद को लेकर मैं खुद वहाँ पर गया था, कितनी बुरी तरीके से डीडी हाट में हत्या हुई थी कि वोट डालने को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा था, उसमें न्याय दिलाएंगे। जगदीश हत्याकांड में न्याय दिलाएंगे, टिहरी की बालिका को न्याय दिलाएंगे। और जो भी उत्तराखंड में इस तरीके के इस दौरान ये घटित हुए हैं, जो मामलों की अभी पैरवी चल रही है, हमें उम्मीद है कि हमारा शासन प्रशासन को ये बिल्कुल सख्त निर्देश देगा कि इन मामलों में कोई ढिलाई ना हो, हर हत्यारे को हत्यारा समझकर सज़ा दी जाए, हर बलात्कारी को बलात्कारी समझकर सज़ा दी जाए, चाहे वो किसी भी जाति से हो,
किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी मत का हो, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। इस धारणा पर हमें उम्मीद है सरकार काम करेगी और एक वर्ग असंतोष नहीं फैलने देगी। फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं, अभी तक एक वर्ग में असंतोष के अलावा पिछले 22 सालों में कुछ नहीं उपज रहा है। हर फील्ड में एक वर्ग के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है, यहाँ शोषण हो रहा है, यहाँ उत्पीड़न हो रहा है। ऐसी परिस्थितियाँ हमारी सरकारें आगे भविष्य में नहीं पैदा होने देंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। एक वर्ग का चाहे पदोन्नतियों का मसला हो, चाहे सरकारी सेवाओं का मसला हो, हर जगह उनका साथ धोखेबाजी हो रही है। चाहे बैकलॉग का मसला हो, बैकलॉग के हज़ारों पदों को अनेक तरीक़ों से बहाने बनाकर नहीं भरा जा रहा है। तमाम तरीके से इस उत्तराखंड राज्य में ऐसी नियुक्तियां कर दी गई हैं जो विजिटिंग के रूप में, संविदा के रूप में, शिक्षा मित्र, शिक्षा बंधु, जिससे मनमाने तरीके से नियुक्तियां, जिसमें हर वर्ग को जो न्याय देने की हमारे संविधान की अवधारणा वो समाप्त होती है। नियमित नियुक्तियां नहीं निकालने से मनचाही नियुक्तियों के रास्ते सारे खुल जाते हैं, जो कि आज घोटाले सब सामने आ भी रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि उस वर्ग को भी न्याय मिलेगा। उसके साथ होने वाली हत्या, बलात्कार और अन्य उत्पीड़न की घटनाओं पर भी हमारी सरकार संवेदनशील होगी, इसी उम्मीद के साथ कि सभी मामलों में न्याय मिलेगा। हर पीड़ित परिवार को उसकी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उसको सहायता की जाएगी और हर दोषी को दंडित करने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत रहेगी। इस उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद कि आपने समय दिया।